अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज के इस लेक्चर में वर्चुअल यूनिवर्सिटी का कोर्स ENG 503 का लेसन नंबर 15 से 18 तक कवर करने वाले हैं। सो अपडेटेड रहने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। लेट्स बिगिन। लेसन नंबर 15 को देखना, जिसका बेसिक टाइटल है असेसमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल्स पार्ट 1। अब टॉपिक इसमें डिस्कस किया गया व्हाट इज असेसमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल्स। अब यहाँ पे बेसिकली इसकी हिस्ट्री डिस्कस की गई और कुछ इनफॉर्मल और फॉर्मल असेसमेंट्स के बारे में बताया गया। अब जो बेसिक बात है इसमें वो ये कि असेसमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल्स जो है वो क्या किन किन चीज़ों में इन्वॉल्व होती है, मतलब किस तरीके से वो अवेल्यूएट करती है। सो ये बेसिकली अवेल्यूएट करती है एक पर्सन की प्रोफिशिएंसी किसी भी लैंग्वेज के अंदर। उसके अलावा जो है इसमें आपकी फर्स्ट सेकंड जो लैंग्वेजेस है, कोई भी आपकी जो लैंग्वेज है वो भी इस कॉन्टेक्स्ट में आ सकती है। जैसे कि आपका एजुकेशन का कॉन्टेक्स्ट है, वर्क का कॉन्टेक्स्ट है, इमिग्रेशन है, इसके अलावा सिटीजनशिप्स हैं। और ये जो असेसमेंट है इसमें टिपिकली जो चीज़ें इंक्लूड होती हैं वो आपकी लिसनिंग है, स्पीकिंग है, रीडिंग है और जो आपकी राइटिंग स्किल्स हैं वो इंक्लूड होती हैं। और ये इंडिविजुअली भी हो सकता है और ये कॉम्बिनेशन में भी हो सकता है। हिस्ट्री की बात करें तो इसकी जो फील्ड बैक है, मतलब जो इसकी हिस्ट्री ट्रेस हो रही है वो 1950 से ट्रेस कर रहे हैं। और जो इसके पॉइनियर थे वो रॉबर्ट लैडो थे और डेविड हैरिस थे। इसमें बेसिकली हुआ क्या कि इसमें मेजर टेस्ट हुआ, जैसे कि आपका TOEFL का टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज इमर्ज हुई 1960 में और फिर उसको असेस किया गया एज एन इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। और उसके बाद US में या कनाडा वगैरह में जो थी इसको अप्लाई किया गया, यूनिवर्सिटीज़ में यूज़ किया गया। और उसके अलावा इसके कुछ और टेस्ट भी थे, जैसे कि CELA था, उसके बाद जो आपके आइट्स है वो थी, और उसके बाद ये GEPT का भी है। इसमें इस किस्म की जो असेसमेंट थी वो की गई। उसके बाद अगर यहाँ बात की जाए इनफॉर्मल और फॉर्मल असेसमेंट के बारे में, तो इनफॉर्मल असेसमेंट में बेसिकली एक अनप्लान्ड कमेंट्स होते हैं, इसके अंदर फीडबैक होता है, कोचिंग ट्रेनिंग होती है ड्यूरिंग योर एवरीडे इंटरेक्शंस। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लें कि एक स्टूडेंट को अगर हम बड़ा प्रेस कर रहे हैं कि उसने अपनी जो लैंग्वेज है उसको बड़ा क्लैरिफाइली यूज़ किया, कैजुअल कन्वर्जेशन किया, सो दिस टाइप ऑफ थिंग्स आर इनफॉर्मल। और अगर फॉर्मल की बात करें तो ये स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइजेज हैं या ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो कि डिज़ाइन करके एवेल्यूएट स्पेसिफिक लैंग्वेजेस में सिस्टमेटिकली यूज़ किए जाते हैं। इन असेसमेंट्स को प्लान किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है और एक क्लियर फीडबैक होता है इसमें स्टूडेंट्स के अचीवमेंट का। उसके बाद यहाँ बात की गई है फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट बेसिकली है कि इसमें फोकस करते हो कि किस तरीके से जो स्टूडेंट है वो अपनी प्रोग्रेस को एवेल्यूएट करे और अपनी गाइडिंग्स जो है उसको गाइडलाइंस मिल रही है उसको ऑनगोइंग लर्निंग में लेकर आ रहा है। और फर्दर इसमें क्या होता है कि टीचर्स जो है इसमें हेल्प आउट करते हैं स्टूडेंट्स को कि वो आइडेंटिफाई कर सके एक एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट को, और उसके अलावा एक टारगेट जो उसने बनाया उसको सपोर्ट अप करें, उसमें लैंग्वेज स्किल्स जो है वो डेवलप करवा सके। नेक्स्ट है इसमें समेटिव असेसमेंट के बारे में बात की गई है। सो इसमें क्या होता है कि ये एट द एंड ऑफ द कोर्स स्टार्ट की जाती है और इसमें इंस्ट्रक्शनल यूनिट होते हैं जो कि मेजर करते हैं ओवरऑल जो कॉम्प्रीहेंशन है उसको और अचीवमेंट्स को। इसमें एग्जाम्पल्स आते हैं, जैसे कि इसमें फाइनल एग्जाम्स आते हैं, प्रोफिशिएंसी टेस्ट आते हैं, असेसमेंट कंडक्टिंग आते हैं आफ्टर अ स्पेसिफिक लर्निंग पीरियड। ओवरऑल जो था इसकी लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस में डिफरेंट किस्म के असेसमेंट्स हैं, जैसे कि आपके क्विज हैं, पीरियोडिक टेस्ट है, मिड टर्म्स एग्जाम्स होते हैं, फाइनल असेसमेंट होती हैं, ये सब चीज़ें इसमें ऐड होती हैं। टॉपिक नंबर 79 की बात करें तो यहाँ पे कहने हैं कि टेस्टिंग, असेसमेंट एंड टीचिंग के बारे में बात की गई है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर टेस्ट को देख लें तो इसमें डिस्कस ये कर रहे हैं कि एक टेस्ट एक ऐसा स्ट्रक्चर्ड मेथड है जिसमें आप एक पर्सन की एबिलिटी को, उसकी नॉलेज को, उसकी परफॉर्मेंसेस को किसी भी स्पेसिफिक डोमेन के अंदर मेजर करते हो, मतलब किसी स्पेसिफिक टॉपिक को, किसी स्पेसिफिक फील्ड को लेकर। अब फर्दर इसमें क्या होता है कि इसमें आपकी एक्सप्लेक टेक्निक्स इन्वॉल्व होती हैं, प्रोसीजर्स इन्वॉल्व होते हैं, कुछ ऐसी जो आइटम्स हैं जो कि डिज़ाइन करती हैं आपकी गोज कॉम्पिटेंस को, वो इन्वॉल्व होती हैं। फर्दर ये कि ये प्रिस्क्राइब करता है करेक्ट आंसर्स को और स्कोरिंग क्राइटेरिया को भी। और जो टेस्ट्स हैं वो फॉर्मल असेसमेंट है जो कि कंडक्ट होती है विद इन अ स्पेसिफिक टाइम, एक कुरिकुलम एक्टिविटी के तौर पर। उसमें आप एवेल्यूएट करते हो लर्नर्स की जो परफॉर्मेंसेज हैं, जिस तरीके से वो अपना मतलब कि एबिलिटीज़ को शो अप कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को।
सेकेंडली यहाँ बात की गई है असेसमेंट के बारे में। सो असेसमेंट में क्या होता है कि जो आपकी असेसमेंट है वो कंटिन्यू प्रोसेस है, जो कि एक फॉर्मल टेस्ट की तरह चलती रहती है या उसके बियॉन्ड चलती रहती है। अब इसमें इंक्लूड क्या होती हैं, आपकी ऑनगोइंग ऑब्जर्वेशंस हैं, फीडबैक है, एवेल्यूएशन ऑफ योर स्टूडेंट्स है, परफॉर्मेंसेज है, वेरियस लैंग्वेज टास्क की, जैसे कि इसमें रिस्पॉन्डिंग टू योर क्वेश्चंस आ गया या मेकिंग कमेंट्स है, और न्यू लैंग्वेजेस के एलिमेंट्स वगैरह इसमें आ गए। और टीचिंग की बात करें तो टीचिंग तो बेसिकली है ये कि इसमें इनकम्पस होती हैं आपकी असेसमेंट भी और टेस्टिंग, मतलब ये दोनों चीज़ें इसमें आती हैं एक बॉर्डर कॉन्टेक्स्ट में भी। अब इसमें इन्वॉल्व क्या होता है कि आपके रिएक्ट डिफरेंट किस्म की जो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे कि आपकी प्रोवाइडिंग गाइडेंस है, फैसिलिटेट करना किसी भी लैंग्वेज प्रैक्टिसेस एक्टिविटीज़ को, जहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो सुन सकें, सोचें, देखें और डिफरेंट किस्म के अपने गोल सेट करें, फीडबैक रिसीव करें। इस किस्म की जो टीचिंग की चीज़ें ऐड होती हैं इसमें। और जो असेसमेंट और टीचिंग है, टेस्टिंग है, वो इंटीग्रल पार्ट है आपके टीचिंग प्रोसेस का। उसके बाद आ जाए आप अपने टॉपिक नंबर 80 पे। सो यहाँ पे बेसिकली बात की गई है काइंड ऑफ टेस्टिंग्स के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास आती है प्लेसमेंट टेस्ट के बारे में बात की गई है। प्लेसमेंट टेस्ट जो है डिटर्मिन करता है कि स्टूडेंट की प्रोफिशिएंसी लेवल जो है उसको किस तरीके से अप्रोप्रिएट तौर पे प्लेस किया जाए, और जो क्लासेस और प्रोग्राम्स हैं वो बेस करते हैं आपके सिलेबस पर, कंटेंट पे, ग्रामर, वोकैबुलरी, नॉलेज और जो लैंग्वेज स्किल्स हैं उन पर। सेकेंडली बात की गई है डायग्नोस्टिक अचीवमेंट टेस्ट के बारे में। यहाँ पे आप आइडेंटिफाई करते हो लर्नर्स की डिफ़िकल्टीज़ को, उनके नॉलेज गैप्स को, स्किल्स डेफिशिएंसीज को ड्यूरिंग अ कोर्स। और फर्दर ये कि इसमें आप हेल्प करते हो टीचर्स तक कि वो अंडरस्टैंड कर सके स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ को, उनकी वीकनेसेस को, जिसमें वो इम्प्रूव करें अपने इंस्ट्रक्शंस को और अपनी जो टीचिंग स्टाइल है उसको। थर्डली बात कर रहे हैं प्रोग्रेस और अचीवमेंट टेस्ट की। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो मेजर करते हैं प्रोग्रेस को इन रिलेशन टू देयर सिलेबसेस और कोर्स ऑब्जेक्टिव। टिपिकली इसमें होता है क्या है कि इसमें आप एडमिनिस्ट्रेट करते हो पीरियोडिकली और फिर असेस करते हो आप उसको लर्निंग आउटकम्स की तरफ, और फिर उसको इन्फॉर्म स्ट्रेटजीज बनाते हो टीचिंग की। प्रोफिशिएंसी टेस्ट की बात कर लें तो यहाँ पे वो बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं कि एक ओवरऑल असेसमेंट है किसी भी स्टूडेंट की लैंग्वेज नॉलेज की और उसकी एबिलिटी की, और इसमें रिक्वायर होता है आपका यूनिवर्सिटी एडमिशन, एम्प्लॉयमेंट, सर्टिफिकेशन पर्पस आ सकता है। एप्टीट्यूड टेस्ट है उसके बाद आपके पास। इसमें क्या होता है कि आप प्रिडिकेट करते हो कि एक पर्सन किस तरीके से सक्सेस लेता है एज इन फॉरेन लैंग्वेज, जो कि एक एक्चुअल इंस्ट्रक्शंस भी गेन करता है। उसके बाद बारी आती है आपकी यहाँ पे लैंग्वेज डोमिनेंस टेस्ट की। इसमें असेस होती हैं आपके बायलैंग्वेज लर्नर्स। बायलिंगुअल मतलब जिसमें दो जो लैंग्वेजेस हैं वो यूज़ होती हैं, और ये रिलेटिवली स्ट्रेंथ होती है इन मल्टीपल लैंग्वेजेस में, जिसमें आप अंडरस्टैंड करते हो लैंग्वेज की प्रोफेंसी को इन डिफरेंट लेवल्स। लास्ट पे आपके पास है ये पोर्टफोलियो के बारे में बताया गया है। पोर्टफोलियो असेसमेंट, अब इसमें इन्वॉल्व होती है आपकी कॉम्प्लेक्स एविडेंस ऑफ योर स्टूडेंट्स वर्क ओवर द टाइम। इसमें आप प्रमोट करते हो ऑटोनॉमीज को, सेल्फ मॉनिटरिंग को, लर्निंग की, और स्टूडेंट्स को अलाउ करते हैं कि वो एडिट करें और इम्प्रूव करें अपने वर्क को बिफोर सबमिशन, और ये लीड करता है एक पॉजिटिव लर्निंग आउटकम की तरफ और एक क्लियर वैलिडिटी की तरफ भी। नेक्स्ट मूव ऑन टू टॉपिक नंबर 81। अब यहाँ पे डिस्कस किया गया है प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज असेसमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बात की गई है कि इसमें कौन कौन से जो हैं वो आपके एलिमेंट जो है वो क्रूशियल है किसी भी चीज़ के इफेक्टिवनेस और फेयरनेस ऑफ टेस्ट को असेस करने के लिए। वैलिडिटी की बात की जाए तो वैलिडिटी में अब क्या हो रहा है कि एक टेस्ट है जो कि वैलिड है, उसको मेजर करना है कि उसकी इंटेंडेड क्या मेजर करके उसमें इंक्लूड है आपकी कंसिस्टेंसी विद अदर मेजर, जैसे कि सिमिलर रिजल्ट्स बिटवीन डिफरेंट टेस्ट, और इंश्योर करना टेस्ट की अलाइंस को रिलेबिलिटी है। नेक्स्टली इसमें आपने देखना है कि जो टेस्ट है वो रिलायबल है या नहीं, उसका जो कंसिस्टेंट है रिजल्ट के वो रिलायबल है या नहीं, कि जब मल्टीपल टाइम्स उसको एडमिनिस्ट्रेट किया गया जो सेम ग्रुप से सेम कंडीशन में सेम आंसर्स आ रहे हैं, क्लियर इंस्ट्रक्शन, स्टैंडर्डाइज स्कोरिंग आ रही है कि नहीं आ रही। थर्डली है वॉशबैक इफेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। ये रेफर कर रहा है आपके इम्पैक्ट ऑफ टेस्टिंग और टीचिंग प्रैक्टिसेस के साथ। इसमें जो टीचर्स हैं वो बेसिकली फोकस करते हैं एक्सेसिवली ऑन योर टेस्ट प्रिपरेशंस, पोटेंशियली लिमिटिंग द वैरायटी ऑफ इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ को भी।
और उसके अलावा इसमें बैलेंस करते हैं टेस्ट प्रिपरेशंस को विद डाइवर्स टीचिंग मेथड्स और मेंटेन करते हैं स्टूडेंट्स के एंगेजमेंट्स को टू देयर एसेंशियल्स। नेक्स्ट यहाँ बात की गई है टू एड्रेस दीज प्रिंसिपल्स इफेक्टिवली, मतलब इसमें किस किस्म के जो इश्यूज है, किस किस्म की चीज़ें जिनको हमें एड्रेस करना चाहिए। सो ट्रेन स्टूडेंट्स ऑन डिफरेंट जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनको डिफरेंट टेस्टों के लिए, ये टेस्ट्स के लिए आपको ट्रेन करना चाहिए। उसके बाद उसमें असेस करना चाहिए फेमिलियर जो स्टूडेंट्स हैं वो एग्जाम्स के फॉर्मेट में उनको हेल्प आउट करना चाहिए। इस किस्म की जो चीज़ें यहाँ पे मेंशन भी की हुई हैं। उसके बाद टॉपिक नंबर 82 में बात कर रहे हैं कि डिज़ाइनिंग क्लासरूम लैंग्वेज टेस्ट के बारे में। अब यहाँ पे आप डिज़ाइन करते हो इफेक्टिव क्लासरूम लैंग्वेज टेस्ट, जिसमें इन्वॉल्व होते हैं आपके सिविरियल स्टेप्स या प्रैक्टिकल स्टेप्स जो कि आप कंसीडर करते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है पर्पस ऑफ टेस्ट के, आपका पर्पस के जो कि क्लियरली डिफाइन करता है कि टेस्ट क्यों क्रिएट किया जा रहा है। इसमें ओवरऑल जो एवेल्यूएट करना है उसकी आप प्रोफिशिएंसी देखते हो, प्लेसमेंट देखते हो और उधर जो आपकी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं वो चेक करते हो। सेकेंडली यहाँ बात की गई है हमारी असेसिंग ऑब्जेक्टिव की। सो यहाँ पे इंश्योर करते हैं कि जो आपका टेस्ट का ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर है, स्पेसिफिक है और वो आपके करिकुलम गोल्स के साथ अलाइन करता है। और उसके अलावा जो उसका ऑब्जेक्टिव है वो उसका फोकस बेसिकली आपकी मेजरेबल आउटकम्स पर है या नहीं है, जो कि आपकी लैंग्वेज स्किल्स से और परफॉर्मेंस से रिलेटेड है। टेस्ट स्पेसिफिकेशन की बात कर लें फर्दर। सो टेस्ट स्पेसिफिकेशन में क्या होता है कि आप इसमें डेवलप करते हो एक आउटलाइनिंग टेस्ट फॉर्मेट, जिसमें आपकी स्किल्स जो है उसको असेस करते हो, उसकी आइटम टाइप्स को, और उसका एक पूरा फ्रेमवर्क बनाते हो टेस्ट के डिज़ाइन का। नेक्स्टली यहाँ बात की गई है डिवाइसिंग टेस्ट टास्क के बारे में। अब इसमें होता है क्या है कि आप इसमें क्रिएट करते हो एक प्रैक्टिकल और एक ऑथेंटिक टास्क जो कि आपकी लैंग्वेज एबिलिटीज को इफेक्टिवली असेस करता है। और इस टास्क में जो है आपकी रिलेबिलिटी भी आती है, वैल्यूएटिव भी आता है, ये प्रोग्रेसिवली स्ट्रक्चर भी होता है, ऑप्टिमल परफॉर्मेंसेस भी प्ले करता है और मल्टीपल चॉइस आइटम्स हैं उसके बाद आपके पास। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसमें आप डिज़ाइन करते हो मल्टीपल चॉइस आइटम्स को केयरफुल, ताकि इसमें हम बेसिकली मेजर करना होता है इसमें ऑब्जेक्टिव्स को, उसकी क्लैरिटी को और उसके स्टेम्स को, ऑप्शंस को इंश्योर करना होता है। लास्ट पे डिस्कस किया गया स्कोरिंग, ग्रेडिंग एंड फीडबैक। अब यहाँ क्या होता है कि इसमें आप डिटर्मिन करना चाहिए कि स्कोरिंग और ग्रेडिंग का जो क्राइटेरिया वो बेस करता है टेस्ट के पर्पस पे, और जिसमें प्रॉपरली आप फीडबैक प्रोवाइड करते हो अपनी ऑब्जेक्टिव के लर्नर्स को, और इसमें जो स्टूडेंट्स को आप हेल्प आउट करते हो कि वो अंडरस्टैंड कर सके अपनी स्ट्रेंथ को और एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट्स को। नेक्स्टली टॉपिक नंबर 83 में बात कर रहे हैं स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग के बारे में। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं, उसके एग्जांपल्स एंड एडवांटेजेस हैं, उसके डिसएडवांटेजेस हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ आए तो स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो उसमें रिक्वायर होता है कि जो आंसर्स हैं टेस्ट टेकर्स के वो सेम क्वेश्चंस के हों, एक सेट ऑफ क्वेश्चंस हो फॉर अ कॉमन पूल, और इसमें जो स्कोर है वो कंसिस्टेंटली अनेबल हो कंपैरिजन करके अपनी परफॉर्मेंसेस के साथ। एग्जाम्पल में इसकी बात की गई है कि इसमें मल्टीपल चॉइस आ सकती हैं, ट्रू एंड फॉल्स हैं, शॉर्ट आंसर्स हैं, ऐसे क्वेश्चंस वगैरह हैं। एडवांटेजेस में जो है ये प्रोवाइड करती है, और जिसके एडवांटेजेस हैं वो ये कि वैलिडेट असेसमेंट्स होती हैं, इसमें स्ट्रीमलाइन एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, और ये ऑफर करती है एक ऑब्जेक्टिव स्कोरिंग को, गाइडिंग इंस्ट्रक्शंस को, और फैसिलिटेट करती है कंपैरिजन बिटवीन योर सब ग्रुप्स। डिसएडवांटेजेस की बात कर लें तो डिसएडवांटेजेस में क्या होता है कि जो आपकी बेसिकली इसमें आप अकाउंट नहीं करते अपने एक्सटर्नल फैक्टर्स को, जैसे कि इसमें इफेक्टिव परफॉर्मेंसेस नहीं आती, इग्नोर करते हो इसमें आप ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की ग्रोथ को, क्रिएटिंग का स्ट्रेस होता है और मिसयूज़ करते हो इनअप्रोप्रिएटली इन सब चीज़ों को। उसके बाद आता है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, जिसमें आप कंपेयर करते हो रैंक टेस्ट टेकर्स को रिलेटिवली विद योर ईच अदर टेस्ट्स, और यूजुअली ये जो रिपोर्ट है ये परसेंटाइल रैंकिंग में आती है। उसके बाद है क्राइटेरियन एंड रेफरेंस टेक्स्ट। यहाँ पे मेजर करते हो आप परफॉर्मेंसेस अगेंस्ट योर प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया स्टैंडर्ड्स एमिंग फॉर मास्टर स्पेसिफिक नॉलेज और स्किल्स।
नेक्स्टली आप आ जाए लेसन नंबर 16 पर। तो यहाँ पे डिस्कस किया गया है असेसमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल्स। टॉपिक नंबर 84 में बात कर रहे हैं ग्रेडिंग एंड स्टूडेंट एवेल्यूएशन के बारे में। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ग्रेडिंग और जो स्टूडेंट एवेल्यूएशन है वो क्रूशियल रोल प्ले कर रही है आपके एजुकेशन सिस्टम में, जिसमें वो स्टूडेंट्स को उनका जो एजुकेशनल पाथ और उनके आउटकम्स हैं उनको शेप कर रही है। उनकी जो गाइडलाइंस है सेलेक्ट करने के लिए डिफरेंट ग्रेडिंग क्राइटेरियाज को उनको एम्फसाइज कर रही है। और अगर इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये आपके स्टूडेंट्स के अचीवमेंट पे भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है इन रिलेशन टू योर इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स। ग्रेड जो हैं उनको भी इन्फ्लुएंस कर रही है बाय द फैक्टर, जैसे कि ट्रेडिंग एग्जाम मिस बिहेवियर। उनकी जो कैलकुलेशन ग्रेड है वो भी एब्सोल्यूट सिस्टम के तौर पे फॉलो करा, जहाँ पे जो परफॉर्मेंसेज हैं उनको प्री स्पेसिफाइड तौर पे स्टैंडर्डाइज करे या फिर आपका जो रिलेटिव सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग। फर्दर ये कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनको बेसिकली रैंक किया जाता है उनके परफॉर्मेंसेस की बेस पर। क्रॉस कल्चर फैक्टर्स और जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं ग्रेडिंग की वो भी इसके बैकग्राउंड में वेरियस वैरी करती है ड्यू टू देयर पर्सपेक्टिव और जिनकी ग्रेडिंग असेसमेंट है उनकी वजह से। और इसके अलावा इसमें प्रोटाइप्स आती हैं जिसमें आप बेसिकली जो यूज होती हैं वैल्यूएट करने के लिए वैलिडिटीज और अप्रोप्रिएट असेसमेंट मेथड्स को। और इसके अलावा ये प्रोवाइड करते हैं एक वैल्यूएबल इनसाइट जिसके कॉन्सिक्वेंसेस जो कि टेस्ट के रिजल्ट्स पे डिपेंड करते हैं। टॉपिक नंबर 85 में डिस्कस कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेनिंग। अब ओवरऑल इसमें क्या बात की गई है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रेनिंग एस्पेक्ट्स हैं असेसमेंट के, उसमें डिफरेंट किस्म की चीज़ें इन्वॉल्व है। उसमें आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो आपका प्रोसीजर है जो कि नेसेसरी होता है आपके डिलीवरिंग टेस्ट के लिए वो है। और उसकी क्वालिटी एश्योरेंस की बात कर रहे हैं कि उसका जो पैरामाउंट है इंश्योर करने के लिए ऐसी मिस्टेक्स और इनकन्सिस्टेंस को ड्यूरिंग योर टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती वैलिडिटी में और उसके असेसमेंट्स में। फर्दर ये कि इसमें कुछ एस्पेक्ट्स इंक्लूड हैं जैसे कि इसमें कंस्ट्रक्टिंग, जिसमें आप डिफरेंट किस्म के जो टेस्ट हैं उनको आप कंस्ट्रक्ट करते हो और इसमें आप मेंटेन करते हो अपनी जो टेस्ट सिक्योरिटी है उसको। फर्दर ये कि इसमें आपके जो राइटर्स हैं उनको आप ट्रेन करते हो कि वो स्पेसिफिकली जो है वो अधीर कर सकें। और सॉर्टिंग टेस्ट आइटम्स होती हैं इसमें। और उसके अलावा रिटरवाइवल एसेस होते हैं। इंश्योरिंग यूनिफॉर्मिटी होती है आपकी टेस्ट प्रेजेंटेशन जो डिस्ट्रीब्यूशन में। और एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है स्टाफ को ताकि वो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन में जो इन्वॉल्वमेंट है वो सारी उसको प्रॉपरली देख सकें। और लास्टली यहाँ पे बात की गई है प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, सॉरी प्रॉपर ट्रेनिंग और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। सो इसमें भी एक प्रोसीजर है जो कि एसेंशियल है मेंटेन करने के लिए इंटीग्रिटी और वैलिडिटी ऑफ असेसमेंट को। नेक्स्ट है एथिक्स एंड फेयरनेस, टॉपिक नंबर 86। अब यहाँ क्या हो रहा है कि इसमें एथिकल कंसिडरेशंस की बात की गई है, जैसे कि आपने उसके अलावा उसकी फेयरनेस की बात की गई क्रिटिकल असेसमेंट में। पर्टिकुलरली एक लार्ज स्केल पर स्टैंडर्डाइज टेस्ट है। अब एथिक्स जो हैं बेसिकली वो आपके मॉरल वैल्यूज़ हैं या आपके मतलब इस किस्म के जो रूल्स एंड प्रिंसिपल्स हैं वो सब चीज़ें आती हैं। सो एथिक्स ऑफ टेस्टिंग जो है उसको आप एज एन एक्सटेंशन ऑफ क्रिटिकल पेडियोलॉजी भी देख सकते हो जो कि हाईलाइट कर रही है इम्पैक्ट ऑफ टेस्ट को ऑन इंडिविजुअल्स और फ्यूचर और बॉर्डर के सोशो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है उसको। अब यहाँ पे क्रिटिक्स ने आर्ग्यू किया था कि जो स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग है वो बाइसेस को और कल्चरल सोशल और पॉलिटिकल एजेंडाज को रिफ्लेक्ट कर रही है और जो कि एक इंडिविजुअल की लाइफ पे सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस भी कर रहे हैं। टेस्ट डिज़ाइनर ने भी अर्ज किया था कि जो आपकी मल्टीपल मोड्स हैं परफॉर्मेंसेस असेसमेंट की वो अकोमोडेट करें डाइवर्स स्टाइल्स में एबिलिटीज़ में अमंग योर टेस्ट टेकर्स। और फर्दर ये कि जो टीचर्स हैं वो एडवोकेट कर रहे हैं फेयर असेसमेंट प्रैक्टिसेस को जिसमें वो प्रमोट करते हैं अल्टरनेटिव टू स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। एम्फसाइज कर रहे थे वो फॉर्मुलेटिंग एक फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन प्रोसेस को। और नेक्स्टली ये कि उसमें उन्होंने कल्चर सेंसिटिविटी को असेसमेंट प्रैक्टिसेस में एडवोकेट भी किया है। टॉपिक नंबर 87 पे मूव ऑन करें। सो यहाँ बात की गई है टॉपिक नंबर 87 की तरफ मूव ऑन करें। सो यहाँ बात की गई है अल्टरनेटिव्स इन असेसमेंट 1।
अब यहाँ पे जो क्रिटिक से उन्होंने स्टैंडर्डाइज किया था कि जो टेस्ट हैं वो एक्सप्लोरेशन है अल्टरनेटिव असेसमेंट मेथड्स के, जिसमें उन्होंने फोकस किया था अपने स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंसेस पे, क्रिएटिविटी पे और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन ऑफ स्किल्स पर। फर्दर ये कि इसकी जो अल्टरनेटिव एम है, बेसिकली ये था इसका एम अल्टरनेटिव का कि प्रोवाइड कर सकें कॉम्प्रिहेंसिव और मीनिंगफुल असेसमेंट जो कि स्टूडेंट्स को अलाउ करे कि वो एक्सपीरियंस कर सके एक डिमोन्स्ट्रेट एबिलिटीज़ को और एक ऑथेंटिक कॉन्टेक्स्ट को। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लें तो यहाँ पे इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कॉमन, जैसे कि इसमें आ जाता है आपका अल्टरनेटिव असेसमेंट जिस लेके रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट है, उसके अलावा आप फोकस करते हो इसमें प्रोसेसेस पर एज वेल एज योर प्रोडक्ट्स। उसके अलावा इसमें इन्वॉल्व करते हैं ह्यूमन जजमेंट्स इंक्लूड होती हैं, पोर्टफोलियोज और जर्नल्स जो एक एग्जांपल है एज एन अल्टरनेटिव असेसमेंट के तौर पर। फर्दर ये कि इसमें जो मूड्स हैं इनकरेज करते हैं स्टूडेंट्स को ताकि वो रिफ्लेक्ट कर सके, क्रिएट कर सके और शोकस कर सके अपने वर्क को बियॉन्ड देयर ट्रेडिशनल टेस्टिंग फॉर्मल्स। टॉपिक नंबर 88 में बात कर रहे हैं अल्टरनेटिव इन असेसमेंट 2। अब यहाँ पे डिस्कस ये किया गया है कि इसमें फर्दर एक्सप्लोर किया उन्होंने अल्टरनेटिव असेसमेंट हुई जिसमें आपकी कॉन्फ्रेंसेज आती हैं, इंटरव्यूज़ आते हैं, ऑब्जर्वेशंस आती हैं, सेल्फ एंड पीयर असेसमेंट्स आती हैं ऑफिशियली, जो कि एडिशनल वेज में वैल्यूएट करती हैं स्टूडेंट्स की एबिलिटीज़ को और प्रोग्रेसेस को। कॉन्फ्रेंस जो थी वो कॉन्फ्रेंसेस जो हैं वो फैसिलिटेट पर्सनलाइज फीडबैक को, गोल सेटिंग्स को, और जो इंटरव्यूज़ हैं वो डिलीवर करते हैं एक स्पेसिफिक असेसमेंट पर्पस में, जैसे कि ओरल प्रोडक्शन असेसमेंट्स हैं जिसमें आप आइडेंटिफाई करते हो लर्निंग स्टाइल्स को, और ऑब्जर्वेशन जो हमें प्रोवाइड करते हैं रियल टाइम इंसाइट्स को इनटू योर स्टूडेंट्स एबिलिटीज, सेल्फ और पीयर असेसमेंट में जिसमें आप ऑटोनॉमी को प्रमोट करते हो, कोऑपरेटिव लर्निंग को प्रमोट करते हो। और ये जो अल्टरनेटिव असेसमेंट्स हैं ये इनके जो मूड्स हैं वो एम्फसाइज करते हैं होलिस्टिक अप्रोच को, जहाँ पे आपके स्टूडेंट्स स्किल एवेल्यूएट होती हैं और जो आपका कॉम्पिटेंस है बियॉन्ड योर स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग वो भी इन्वॉल्व होता है। आप फर्दर अगर देखें तो लेसन नंबर 17 की बात करें तो यहाँ पे बात की गई टीचिंग द साउंड्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, और यहाँ पे टॉपिक नंबर 89 पर मूव ऑन करें तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी। अब सिंपल सी बात है, फोनेटिक्स जो है वो स्टडी है आपके साउंड की जो आप प्रोड्यूस करते हो, ट्रांसमिट करते हो और परसीव करते हो इन अ लैंग्वेज, जो कि फोकस करती है आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पर। फोनोलॉजी जो है वो डील करती है कि किस तरीके से आपका जो साउंड है वो फंक्शन कर रहा है विद रिलेशन टू ईच अदर विद इन अ लैंग्वेज, और ये एम्फसिस करती है आपके एक्सट्रैक्ट और मेंटल एस्पेक्ट ऑफ साउंड पैटर्न्स पर। फोनेटिक्स एसेंशियल है अंडरस्टैंडिंग के लिए, बल्कि जो फोनोलॉजिकल बेसिकली फोनेटिक्स जो है वो एसेंशियल है फोनोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए, और ये प्रोवाइड करती है एक प्रॉपर एक डिस्क्रिप्टिव फ्रेमवर्क। यहाँ पे कुछ कॉन्सोनेंट्स वगैरह की बात की गई टॉपिक नंबर 99 में। सो अब बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे डिस्कस किया गया ब्रांचेज ऑफ फोनेटिक्स के बारे में। सो आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स है मतलब कि किस तरीके से आपका जो साउंड है वो बनता है या आर्टिकुलेट होता है। एकॉस्टिक फोनेटिक्स डील करते हैं आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्पीच साउंड के साथ, और जो ऑडिटरी है वो डील करता है आपकी परसेप्शन ऑफ स्पीच साउंड वाया द ईयर। टॉपिक नंबर 90 की बात करूँ तो यहाँ बात की गई फोनीम्स एंड सिंबल्स। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो आपके फोनीम्स हैं बेसिकली वो एक डिस्टिंक्ट साउंड यूनिट्स हैं आपकी लैंग्वेज जो कैरी करते हैं एक मीनिंग, और उसका एक कंट्रास्ट बनता है विद ईच अदर इन डिफरेंट वर्ड्स। अब यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके डिफरेंट साउंड्स को, जैसे कि आपके रिटन सिंबल्स को, जैसे इसमें इंटरनेशनल फोनेटिक्स अल्फ़ाबेट आते हैं IPA जो कि आपके एक ट्रांसक्राइब और एक स्पीच साउंड की स्टडी सिस्टमेटिकली प्रोवाइड कर रहे हैं, और जो फोनीम्स हैं वो एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं डिस्टिंग्विश करने में वर्ड्स को और अंडरस्टैंड करने में साउंड सिस्टम को किसी भी लैंग्वेज के। अब जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बताया कि सारे जो कॉन्सोनेंट्स हैं इनके कुछ नाम है, मतलब इसमें श्वा है और डिफरेंट किस्म के जो वर्ड्स हैं उनकी प्रोनाउंसिएशंस हैं कि किस तरीके से कहाँ पे यूज़ होते हैं। जस्ट लाइक कि अगर हम देखें ये जो आपका सेकेंड लाइन में नंबर 1 है स, इसको श्वा पढ़ते हैं,
उसके बाद ये ह का साउंड है, और उसके बाद ये उसके टी के साथ जो एक बार सी बनी है इसको हम कहेंगे च। इस किस्म के जो साउंड्स हैं वो यहाँ पे प्रोनाउंस किए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ इसके डिफरेंसेस बताए गए हैं फोनेटिक्स और फोनोलॉजी के बारे में। और नेक्स्टली अगर हमारी टॉपिक नंबर 90 पे मूव ऑन करें, वेयर इट इज, sorry, I already covered the topic number 90. So now we can move on 91. So it is English vowels and consonants. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स के बारे में बताया गया कि एक फंडामेंटल स्पीच साउंड है इंग्लिश में, और ये फंडामेंटल पार्ट्स हैं उसके। वाउल्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं एक ओपन वोकल ट्रैक के साथ, बल्कि जो कॉन्सोनेंट्स है उसमें सम डिग्री ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन इन्वॉल्व होती है। मतलब कि कॉन्सोनेंट्स में आपके पास कहीं ना कहीं कोई बैरियर, कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है, बट वाउल्स में ओपन वोकल ट्रैक के साथ आप प्रोनाउंस करते हो, लाइक ए, ई, आई, ओ, यू, इसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आती। आगे इसके भी और मतलब कुछ कैटेगराइजेशंस हैं इसकी। अब यहाँ पे बात करें कि जो कॉन्सोनेंट्स हैं वो क्लासिफाइड होते हैं आपकी वॉइसिंग पे बेस करते हैं, आपके प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन पर बेस करते हैं, और आपके मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन पर बेस करते हैं, जो कि डिटर्मिन करता है आपके प्रोडक्शन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स को। और इसके अलावा इसमें आप अंडरस्टैंड करते हो डिस्टिंग्विश बिटवीन योर वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, जो कि एसेंशियल आपकी प्रोनाउंसिएशन की मास्टरिंग के लिए और एक फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के लिए भी। नेक्स्टली यहाँ बात की गई है वॉइस एंड वॉइसलेस साउंड्स के बारे में। सो अब यहाँ वो कह रहे हैं कि कुछ जो साउंड्स हैं जो एयर पुश की वजह से प्रोड्यूस होते हैं ट्रैकिया के थ्रू, लैरिंग्स के थ्रू, सो उन साउंड्स को आप मतलब कि वॉइस्ड कह सकते हो, जैसे कि ज का साउंड है, हैजी है, और कुछ साउंड इसमें वॉइसलेस हैं, जैसे कि आपके पास स, एस में जो आपका साउंड है स वो आ जाता है। उसके बाद यहाँ बात कर रहे हैं प्लेस एंड मैनर्स ऑफ आर्टिकुलेशन। अब प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन रेफर करता है आपके वोकल ट्रैक ऑफ स्पीच साउंड्स के साथ, जैसे कि इसमें लिप्स हैं, टंग हैं, पैलेट्स हैं। और जो मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन है इसमें आप डिस्क्राइब करते हो कि जो एयर फ्लो है वो कैसे मॉडिफाई होता है प्रोड्यूस करने में डिफरेंट साउंड्स को। इसमें आपके स्टॉप आते हैं, फ्रीक्वेटिव आते हैं, नेजल्स आते हैं, डिफरेंट इसके स्टेप्स हैं। और ये जो आर्टिकुलेटरी फीचर्स हैं ये प्ले करते हैं एक सिग्निफिकेंट रोल आपके साउंड ऑफ लैंग्वेज को शेप करने में, जहाँ पे एसेंशियल फोनेटिक एनालिसिस करते हो और आप ट्रांसक्रिप्शंस करते हो। मैं इसको कंसाइज वे में इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ आ जाए। उसके बाद यहाँ पे बात की गई वाउल्स के बारे में। सो वाउल्स जो है वो स्पीच साउंड जो कि प्रोड्यूस होती है विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन इन द वोकल ट्रैक। इसमें आप कैरेक्टराइज करते हो बाय योर पोजीशन ऑफ द टंग एंड लिप्स। इसमें जो आप क्लासिफाई करते हो अपनी हाइट, बैकनेस और राउंडेडनेस के अकॉर्डिंग वाउल क्वालिटीज को। और इंग्लिश में वैरायटी ऑफ वाउल साउंड्स एंड शॉर्ट वाउल्स एंड लॉन्ग वाउल्स हैं, जो कि जैसे डिप्थोंग्स भी आते हैं इसमें। और ये ग्लाइड परफॉर्म करती है फ्रॉम वन वाउल टू अनदर। उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वाउल आर्टिकुलेशन की वो क्रूशियल है, ताकि आप एक्यूरेटली प्रोनाउंसिएशंस कर सको और फोनेटिक रिप्रेजेंटेशंस भी परफॉर्म कर सको। लेसन नंबर 18 की तरफ मूव ऑन करें लास्ट टॉपिक पर। सो इसमें बात की है टीचिंग द वर्ड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेजेस। सो यहाँ पे डिस्कस किया गया इंट्रोडक्शन टू मॉर्फोलॉजी को टॉपिक नंबर 94 में। अब यहाँ पे मॉर्फोलॉजी जो है वो ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है द स्टडी ऑफ फॉर्म्स, और ये फोकस करती है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड पर, उसकी फॉर्मेशन पर, और किसी किसी जो नए वर्ड हैं किसी भी लैंग्वेज में जो क्रिएट होते हैं मॉर्फोलॉजी उन पर फोकस करती है। अब फर्दर ये कि इसके अंदर कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे कि इसमें प्लूरल मार्कर्स आते हैं, डेरिवेशंस आते हैं, जिसमें आप प्रीफिक्सेस सफिक्सेस लगाते हो। प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस इज जस्ट लाइक अगर आप एक वर्ड बोल रहे हो हैप्पीनेस, सो इसमें जो अफिक्स एक वर्ड है और इसमें प्रीफिक्स में जो आपके पास अनहैप्पीनेस है उसमें जो अन है वो आपका प्रीफिक्स है, और जो आपका नेस है NESS वो आपका सफिक्स है। ये बेसिकली यूज होते हैं कि आप इसमें जो वर्ड की पूरी जो कैटेगरी है जो मीनिंग है वो चेंज करने के लिए यूज होता है ये। उसके बाद मॉर्फोलॉजी जो है वो वाइटल अंडरस्टैंड करने के लिए आपके लैंग्वेज स्ट्रक्चर को और वर्ड की वेरिएशंस को अक्रॉस योर लैंग्वेजेस। टॉपिक नंबर 95 पे मूव ऑन करें। तो यहाँ बात की गई वर्ड्स एंड डिक्शनरीज।
अब एक वर्ड जो है वो एक सीक्वेंस है मॉर्फीम का विद एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, जिसे हम कहेंगे लेक्सीम। डिक्शनरीज ऑर्गेनाइज करती हैं वर्ड्स को, जो कि बेस करती हैं लेक्सीम्स पे, बट वो इंक्लूड नहीं करती ऑल ऑफ द वर्ल्ड, बल्कि वो वैरी करती हैं अकॉर्डिंग टू योर लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटीज़। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो आपके लेक्सोग्राफिक कंपास डिक्शनरीज हैं वो आपकी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के जो यूजेज है उस पर बेस करती है, जिसमें हम रिफ्लेक्शन ऑफ लैंग्वेजेस को एवेल्यूएट कर रही है रेदर देन एब्सोल्यूट अथॉरिटीज और वर्ड डेफिनेशंस के रिगार्डिंग। मेंटल लेक्सीम्स है, जैसे कि यहाँ पे बात की गई है कि आपकी जो डिक्शनरीज है वो फिक्स नहीं होती, कोडिफाई वर्ड्स ऑफ लैंग्वेजेस नहीं होते, वो रिफ्लेक्ट करती हैं आपके वर्ड्स की नेटिव स्पीकर के यूजेस को। डिक्शनरी एंट्रीज में कोर और अदर वर्ड्स की बात की है, कॉमन वर्ड्स में रजिस्टर्स ऑफ इंग्लिश आते हैं, लिटरेरी वर्ड में रिकॉग्नाइज करते हैं कि व्हेन वी रीड और वो नेसेसरली है आपकी डेली कन्वर्सेशन में या नहीं है। क्लोकियल वर्ड्स आते हैं, मतलब कि जो आपकी नॉर्मल लैंग्वेज में यूज़ होते हैं, जैसे कि फॉर्मल लैंग्वेज है आपकी, और रिटन लैंग्वेज में जैसे कि गर्बी है और इस टाइप के जो वर्ड्स हैं। उसके बाद बात करें 96 टॉपिक की, सो यहाँ पे बात की गई है मॉर्फीम्स के बारे में। और मॉर्फीम्स जो हम एक स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट है किसी भी लैंग्वेज में, ये फ्री भी हो सकते हैं, ये बाउंड भी हो सकता है। मतलब एक फ्री मॉर्फीम होता है जो इंडिपेंडेंटली अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, और एक बाउंड मॉर्फीम होता है जो कि दूसरे वर्ड के साथ अटैच्ड होने के बाद उसकी फंक्शन परफॉर्म करता है। जस्ट लाइक यहाँ पे एक फ्री मॉर्फीम की एग्जांपल दी गई है, जैसे कैट, ओपन, डूअर, ये सारे जो मॉर्फीम्स हैं ये अपने तौर पे एक मतलब परफॉर्म कर रहे हैं फंक्शन। और अगर हम यहाँ पे दूसरे की बात करें, जैसे अब नेस्ट जो है वो एक बाउंड मॉर्फीम के तौर पर भी आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्टली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आपके लेक्सिकल मॉर्फीम्स की और फंक्शनल मॉर्फीम्स की। लेक्सिकल मॉर्फीम जो है वो कंटेंट कन्वे करते हैं, बल्कि जो फंक्शनल मॉर्फीम्स हैं वो ग्रामेटिकल पर्पस को कन्वे करते हैं। नेक्स्ट बात आती है आपके डेरिवेशनल मॉर्फीम्स, जो कि क्रिएट करते हैं न्यू वर्ड्स और इसमें आप चेंज करते हो, न्यू वर्ड्स निकालते हो, जैसे कि हैप्पी से अनहैप्पी वर्ड, अनहैप्पीनेस, इस किस्म के जो वर्ड्स हैं वो डेरिवेशंस आती जाती हैं। लास्ट पे आता है आपके पास इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम, जिसमें आप इंडिकेट करते हो ग्रामेटिकल फंक्शंस को, जैसे कि टेंसेस हैं और नंबर्स हैं। बाउंड मॉर्फीम्स में जैसे मैंने बताया था ER, EST, मतलब जो वर्ड्स अपना कोई भी एक सिंगल आइडेंटिटी नहीं रखते। एलोमॉर्फ्स आगे लास्ट पे, एलोमॉर्फ्स में आप डिफरेंट फोनेटिक वेरिएशंस ऑफ मॉर्फीम को डिस्कस करते हो, जैसे कि इसमें फाइनल मॉर्फीम है जिसमें आप डिफरेंट किस्म के वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशंस को फॉलो करते हो और इंडिकेट करते हो उसको, जैसे कि डॉग्स है। जैसे कि डॉग्स हम लोग डॉग्स नहीं कहते, हमारा जो एस है वो ज का साउंड परफॉर्म करता है। तो दिस इज समथिंग जो हम लोग एलोमॉर्फ्स में डिस्कस करते हैं। टॉपिक नंबर 97 में बात की गई है हमारे पास वर्ड फॉर्मेशंस की। वर्ड फॉर्मेशन का एक प्रोसेस है जिसमें आपके पास एटोमोलॉजी इंक्लूड होती है, मतलब इसमें आप एक वर्ड की हिस्ट्री और उसका ओरिजिन देखते हो, उसका क्वाइनेज देखते हो कि उसे इन्वेंट कब किया गया था, उसकी न्यू टर्म्स कब आई थी, फिर आप उसमें देखते हो कि उसको बोरो कब किया गया, जस्ट लाइक के इन सेंस के उस वर्ड्स को अडॉप्ट कब किया गया फ्रॉम द अदर लैंग्वेजेस। उसके बाद आपकी कंपाउंडिंग आते हैं जिसमें आप सेपरेट वर्ड्स को ज्वाइन करते हो। एटोमोलॉजी बेसिकली रिवेल करती है आपके लिंग्विस्टिक एवेल्युएशंस को, जिसमें आप बोरो करते हो इनरिच लैंग्वेज थॉट्स को अपने कल्चरल एक्सचेंजिंग से। फिर जो आपकी कंपाउंडिंग है वो इंग्लिश ग्रामर या इंग्लिश जर्मन ग्रामर में एक न्यू वर्ड एफिशिएंटली प्रोवाइड करती है। टॉपिक नंबर 98 पे मूव ऑन करें। सो यहाँ पे बात की गई वर्ड फॉर्मेशन पार्ट 2। अब यहाँ पे वर्ड फॉर्मेशन की कंटिन्यू एक प्रोसेस चल रहा है जिसमें आपके पास अब आता है ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग में आप क्या करते हो कि आप अपने डिफरेंट वर्ड्स के पार्ट्स को कंबाइन करते हो। क्लिपिंग में आप क्या करते हो, वर्ड को शॉर्टनिंग करते हो। उसके बाद आपके पास आता है हाइपोक्रॉसमिस, इसमें आप डिमिनिटिव फॉर्म्स को बनाते हो, इनको यूज़ करते हो। उसके बाद बैक फॉर्मेशन जिसमें आप क्रिएट करते हो वर्ड जो कि अफेक्सिस को रिमूव करता है। अफेक्सिस जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ एक वर्ड को कहते हैं।
कन्वर्सेशन जो है उसमें आप चेंज करते हो वर्ड फंक्शंस को विदाउट मॉडिफिकेशन। उसके बाद आता है एक्रोनमीज, इसमें इनिशियल रिप्रेजेंटेटिंग फ्रेजेस होते हैं। डेरिवेशंस में आप फॉर्म करते हैं न्यू वर्ड्स को विद योर अफेक्सेस। और उसके बाद आता है आपके पास ये जो पूरा प्रोसेस है, ये शो करता है कि किस तरीके से जो आपकी लैंग्वेज है वो क्रिएटिविटी में आती है और एक अडेप्टेबिलिटी रखती है किसी भी चीज़ को